जाएंगे वो कहाँ से है इधर से। ये तो तो अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है वो है कल के अमरनाथ के फ्लैश फ्लड का। तो कल शाम 5:30 बजे के आसपास अमरनाथ में हमने देखा बाढ़ आई है और उस बाढ़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 13 लोगों के आसपास जान गई है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिसिंग्स भी हैं, ऐसा ही बताया गया। साथ ही साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे पीएम ने, साथ ही साथ होम मिनिस्टर ने, सभी ने यहाँ पर अपने दुख प्रकट किया है, शोक यहाँ पे प्रकट किया है जिन भी लोगों की जान गई है उनके ऊपर। तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना घटित हुई है कल। अब यहाँ पे बताया ये जाता है कि ये कल क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन अभी बताया ये जाता है कि 40 के आसपास लोग मिसिंग हैं। अभी आने वाले टाइम पर ये डेटा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो वीडियोस निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो भयानक सीन वाली वीडियोस देखने को मिल रही हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का सजेशन यह है, इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ये बेसिकली एक क्लाउड बर्स्ट था। लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया जा रहा है क्लाउड बर्स्ट नहीं था, बट फिर भी आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे कंफर्म कर चुके हैं कि एक क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डिज़ास्टर क्रिएट हुआ है। आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे बताया गया कि जैसे ये फ्लड स्टार्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कगार में जितने भी टेंट थे वो सारे टेंट बह जाते हैं इस फ्लड के अंदर में। तो ये अमरनाथ की सिचुएशन है कल की, वो चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर कवर की गई हैं। अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लाउड बर्स्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट क्या है इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। देखो, क्लाउड बर्स्ट बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर यानी कि कम समय के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है, बहुत भयंकर तरीके से बारिश होती है एक छोटे से एरिया के अंदर में, और उसी बारिश की वजह से वो जो फ्लड्स हैं, फ्लड्स वाली सिनेरियो है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। फिर इसके बारे में और प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। वो बोला गया कि ये एक वेदर फेनोमेना है। यहाँ पे होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लगभग आप कह सकते हो 20 से लेकर 30 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन के अंदर में 1 घंटे के अंदर अंदर अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है, और ये मूसलाधार बारिश कहलाती है। अगर इतनी तेज़ी से ये बारिश होती है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी के अंदर में आता है। तो क्लाउड बर्स्ट और रेनफॉल दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। बारिश तो यहाँ पे नॉर्मल सी बारिश हो रही है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है और बहुत तेज़ी से, यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोग हैं उनको भागने का तक समय नहीं मिलता, जैसा कल अमरनाथ के अंदर देखने को मिला। तो यानी कि घंटे के अंदर, लगभग 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा की रेन हो जाए, उसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ये क्लाउड बर्स्ट की एक डेफिनेशन है। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली अनएक्सपेक्टेड होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर इसके बारे में कोई भी एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकता, ज़री सी देर में यहाँ पर इस प्रकार से बारिश हो जाती है। प्लस इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आते हैं, तो काफ़ी सारी डिज़ास्टर देखने को मिलता है। फ्लैश फ्लड आ जाती है क्लाउड बर्स्ट के बाद में, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैश फ्लड यानी अपने आप में एक डेंजरस फ्लड देखने को मिलता है। उसके बाद में लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाती है, मड फ्लोज देखने को मिलते हैं। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्लाउड बर्स्ट के। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ में मैंने यहाँ पर शेयर करी है, खासकर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़िलहाल यहाँ पे जो भी हुआ यार, बहुत ज़्यादा सैड इंसिडेंट्स ये देखने को मिल रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 9 जुलाई 2022। तो गाइस आज है तारीख 9 जुलाई 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन UPSC। जैसे आप लोग टाइप करोगे आपके सामने ये वाला चैनल आ जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आपको इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होता है,
यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ में ध्यान रखना, जो आपका करंट अफेयर का वीडियो आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर MCQs को सॉल्व कर रहे हैं। तो शाम को जाकर आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अटेंड कर सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है इटली को। अब इटली को क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ग्लेशियर कोलैप्स हुआ है, इसी वजह से इटली चर्चा में है। तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, ये दिखाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लगाया कि इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन किया जाता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। नीचे आपको अलग अलग राज्यों के नाम दिए गए हैं, कौन से राज्य में पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है ये आप लोग को बताना है। स्टेटमेंट 1 या फिर आप कह सकते हो ऑप्शन 1 बोलता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। फ्रंट पेज पर आता है ये वाला आर्टिकल, और इस आर्टिकल की भी चर्चा कल बहुत ही ज़्यादा हुई है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है, इस न्यूज़पेपर एनालिसिस की बात कुछ और हो गई है कल से। क्योंकि यहाँ पर हम लोग द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस को भी कवर कर रहे हैं। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी एडिटोरियल्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाती है। देखो आप लोग वैसे भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हो तो अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 90 मिनट्स लगते हैं। अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि हाँ यार 90 मिनट लग रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अर्ज करूँगा, आप लोगों के ऊपर जोर दूंगा कि आप लोग 90 मिनट्स से थोड़ा सा कम टाइम आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखो आज के इस वीडियो में बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, यानी कि द हिंदू के पास जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं वो तो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ और भी यहाँ पर वेरियस जो सोर्सेस हैं वहाँ पर एडिटोरियल्स आते हैं, प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, उन सभी का कंपाइलेशन, मतलब एक दिन के अंदर जैसे आज की तारीख के जितने भी करंट अफेयर होंगे छोटे से लेकर बड़े तक का, वो सब कुछ, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, सब कुछ यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल फोकस के साथ में अच्छे से चीज़ों को सुन सकते हो, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, क्योंकि पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप लोग पीडीएफ अपने पास में रखना, उसको यहाँ पे टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलना। चलो फिलहाल आर्टिकल पर आते हैं। यह आर्टिकल बात करता है हमारे फॉर्मर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे साहब, इनको कल गोलियाँ मार दी गई हैं। हाँ बिल्कुल गोलियां मारी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी डेथ हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पे कल दुनिया भर में आप कह सकते हो इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। इंडिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई है। ट्विटर पर अभी भी यहाँ पर ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है। नंबर 1 पर ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है। सेकंड नंबर पर अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अमरनाथ वाली न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर की है। तो ये जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे साहब, इनके बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। क्वाड के बारे में जो आप लोग पढ़ते हो, तो क्वाड की जो नींव रखने वाले व्यक्ति थे वो यही थे। इंडिया और जापान के जो रिलेशंस आज के टाइम पर इतने अल्टीमेट लेवल पर एस्टेब्लिश हो पाए हैं, उसके पीछे के भी रीज़न यहाँ पर शिंजो एबे साहब थे। शिंजो एबे साहब के थ्रू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ रिलेशन के लिए किया गया है इंडिया और जापान के बीच में। उसके बाद इंडिया और जापान ने काफ़ी सारे और भी एरियाज़ में कोऑपरेट किया इन प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग ट्विटर वगैरह पर थोड़ा सा एक्टिव रहते हो, तो पीएम मोदी का आपने कल ट्विटर हैंडल देखा होगा। तो उन्होंने यहाँ पर कितने सारे पोस्ट डाले हैं कल पीएम मोदी ने शिंजो एबे के साथ, इनके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं। उन्होंने खुद मेंशन किया कि हाँ, जो आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस एस्टेब्लिश हो पाए हैं, उसके पीछे का एक मेजर रीज़न आपको ये व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आप कह सकते हो एक ओपन फायरिंग की गई, और इस ओपन फायरिंग के अंदर में यहाँ पे इनकी मृत्यु हो चुकी है। और मारने वाला व्यक्ति आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर यह व्यक्ति देखने को मिलेगा। बोला यह जा रहा है कि देखो, इस व्यक्ति के पास में हैंडमेड गन थी।
क्योंकि जापान के अंदर गन परचेज़ करना इतनी आसान बात नहीं है। रिसेंटली हम लोगों ने इसके बारे में कवर भी किया था, आपको पता होगा, जब यूएस के अंदर स्कूल के अंदर यहाँ पे गोलियाँ मार दी गई थी बच्चों को, प्लस यहाँ पे टीचर्स को। तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कौन कौन से देश में गन्स परचेज़ करने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस है। तो जापान के अंदर गन परचेज़ करना इतना आसान नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर हैंडमेड गन का इस्तेमाल करके इस प्रकार से यहाँ पर शिंजो एबे सर को गोली मारी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक तरीके से कैंपेनिंग कर रहे थे अपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन की, उसी दौरान यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो अटैक है, एक ब्रूटल अटैक देखने को मिलता है, जिसके बारे में लगातार चर्चा की गई है। अब ये पर्सनैलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, आप लोग इमेजिन नहीं करोगे, आज के न्यूज़पेपर में लगभग 15 से 18 आर्टिकल्स जो हैं वो शिंजो एबे सर के संबंध में ही लिखे गए हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हुआ चलूँगा। फिलहाल इतनी सी इन्फॉर्मेशन, ये तो करंट न्यूज़ थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इंडिया जापान के जो रिलेशंस है वो कैसे एस्टेब्लिश हो पाए हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस का एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़, जापान और इंडिया दोनों के बीच में जो ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है वो लगभग 6th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था, जब पहली बार जापान के अंदर बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस हुआ था। वैसे बुद्धिज़्म इंडिया के अंदर आया, इंडिया के अंदर सबसे पहली बार पैदा हुआ, उसके बाद में बुद्धिज़्म जापान के अंदर इंट्रोड्यूस होता है 6th सेंचुरी के आसपास। तब से आप कह सकते हो, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ एक हिस्टोरिकल डेटा कि रिलेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इनफैक्ट यहाँ पर 752 AD के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू जो है नारा के अंदर, ठीक है, नारा में एक टेम्पल है तोडार्जी टेम्पल, वहाँ पर आप कह सकते हो एक स्टैचू को लाया गया था, और उस स्टैचू को यहाँ पर एक तरीके से मतलब हमारे जो इंडियन मॉन्क थे बोधि सेना, इनके थ्रू यहाँ पे लाया गया था। तो आप कह सकते हो तभी से जो है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश होना चालू हुए थे। ये बहुत लंबे समय पहले की बात है, एक हिस्टोरिकल डेटा है। लेकिन जब हमारी कंट्री आज़ाद होती है, देश आज़ाद होने के बाद में दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशनशिप हैं वो और ज़्यादा मजबूत होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को करंट सिनेरियो बताऊँ कि करंट टाइम पर रिलेशन कैसे हैं, तो आप लोग देखोगे जापान की साइड से इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब एक एक करके पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे जापान की साइड से कितना इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। देखो, जापान ने अभी रिसेंटली एक इंडिया जापान के बीच में समिट हुआ था, आपको पता होगा, इसी साल की बात है, 2 महीने पहले की बात है। तो जापान ने अनाउंसमेंट किया था कि जापान लगभग 3.2 लाख करोड़ के आसपास भारत के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो जापान है वो हमारे साथ में कोऑपरेशन करने वाला है। इसी प्रकार से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी कि जापान की एक टेक्नोलॉजी है झोकासु टेक्नोलॉजी, ये इंडिया के अंदर में लेकर आई जाएगी। तो ये इस प्रकार से बातचीत हुई थी। ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया जाता है इंडिया जापान के डिजिटल पार्टनरशिप के बारे में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इंडिया जापान के डिजिटल पार्टनरशिप के ऊपर थोड़ा जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगी, इस प्रकार से यहाँ पर एक समिट के अंदर मेंशन किया गया था। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि करंट टाइम पे आपको पता है साइबर अटैक जैसी जो प्रॉब्लम है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो उस साइबर अटैक की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर साथ में काम करने के लिए एक इनिशिएटिव उठाया था। फिर उसके बाद में क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में आप देखोगे तो यानी कि पोल्यूशन को कम करने के लिए जो भी स्टेप उठाए जा रहे हैं उसमें भी दोनों कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए दोनों ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि लॉन्च किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टोरेज सिस्टम, जैसे बैटरीज हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, है ना, सोलर एनर्जी हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया, ये सारी क्या, ये सब क्लीन एनर्जी के सोर्स हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं होगा। तो इन सभी सेक्टर्स के अंदर दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे। फिर उसके बाद में इसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यानी कि किस प्रकार से और हम लोग क्लीन एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर भी दोनों कंट्रीज़ ने कोऑपरेट किया था रिसेंटली। देन उसके बाद में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल आपको देखने को मिलेगा। इंडिया ने यहाँ पर अप्रिशिएट किया है इस जापान के कोऑपरेशन को, क्योंकि ये जो हमारा हाई स्पीड रेल है इसके अंदर जापान का एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे अभी एक तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें जापान की एक बहुत बड़ी मदद मिल रही है। उसके बाद में आप कह सकते हो पीपल टू पीपल इंगेजमेंट को लेकर भी यहाँ पे वर्क किया गया है, और पीपल टू पीपल इंगेजमेंट लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम पर और भी बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पीएम ने कंफर्म किया है कि भारत पार्टिसिपेट करेगा एक्सपो 2025 के अंदर।
तो एक्सपो जो 2025 वाला होगा जापान के अंदर में, यहाँ पर भारत का पार्टिसिपेशन होने वाला है, जिससे यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप, व्यापार, इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल टाइज और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं। फिर उसके बाद में बात आती है इंडो पैसिफिक रीजन की। तो आपको पता ही होगा इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइना को टैकल करने के लिए उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं। चाइना अपना बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इंडो पैसिफिक रीजन वो है जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से मिलकर बनता है। तो इस वाले रीजन के अंदर शांति को बनाने के लिए आप कह सकते हो जापान की साइड से एक इनिशिएटिव लेकर आया गया था, क्वाड का इनिशिएटिव। इनफैक्ट शिंजो अबे साहब ही थे जिन्होंने यहाँ पर क्वाड की इनिशिएटिव की नींव रखी थी। तो क्वाड बेसिकली यहाँ पर 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यह है कि इसमें 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और साथ ही साथ आपको यूएसए देखने को मिलेगा। इन चारों कंट्रीज़ का ये क्वाड ग्रुप बनाने का मेजर फोकस यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को टैकल किया जाए, चाइना को काउंटर किया जाए, क्योंकि चाइना की इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद इंडिया जापान ने टेररिज्म को लेकर कोऑपरेट किया। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि जापान यहाँ पे काफ़ी हद तक निंदा कर चुका है भारत के अंदर 26/11 मुंबई अटैक जो हुआ था उसको लेकर, कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, पाकिस्तान का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद से देखो भारत यहाँ पे चाहता है कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की लिस्ट में रहे। इसमें यहाँ पे जापान का सपोर्ट मिलता है इंडिया को, तो ये भी आप देख पाओगे हमारे रिलेशन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेंशन करता है। तो ये तो बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब आप देखोगे दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के अंदर इंडिया और जापान मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, चलो उसके ऊपर भी एक नज़र मारते हैं। सबसे पहली चीज़ यूक्रेन की बात करें तो आपको पता होगा अभी रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। तो इस पूरे के पूरे वॉर के दौरान इंडिया और जापान दोनों का एक मेजर गोल था कि बैठकर इनके बीच में बातचीत करवाई जाए ताकि यहाँ पे जो वॉर है वो रुक जाए, क्योंकि इस वॉर से इन दोनों ही कंट्रीज़ को नुकसान नहीं है, केवल दुनिया भर में काफ़ी सारे क्राइसिस आज के टाइम पर जो हम लोग देख रहे हैं उसके पीछे का रीज़न भी आपको कहीं ना कहीं ये वॉर देखने को मिलेगा। उसके बाद में चाइना को लेकर एक आपको रोल देखने को मिलेगा। देखो आपको पता होगा इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, खासकर लद्दाख वाले रीजन में इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ को हम लोग जापान के साथ में डिस्कस करते हैं, और जापान के भी कुछ इश्यूज़ हैं चाइना के साथ में, साउथ चाइना सी के अंदर, ईस्ट चाइना सी के अंदर में। तो वो इश्यूज़ जो जापान है वो इंडिया के साथ में डिस्कस करता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी आप देखोगे दोनों कंट्रीज़ साथ में कोऑपरेट करते हैं। फिर एट द लास्ट बात आती है अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान में रिसेंटली हम लोग देखते हैं तालिबान का पूरी तरह से शासन आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाता है, खाने की कमी पड़ जाती है, लोग भूखे सो रहे होते हैं काफ़ी दिनों से, लोग इनफैक्ट अपने बच्चों को बेच रहे होते हैं ताकि उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके। यह हालात होते हैं। तो उस हालात को ठीक करने के लिए भी आप कह सकते हो यहाँ पे इंडिया जापान साथ मिलकर कोऑपरेट करते हैं। प्लस यहाँ पे अफ़गानिस्तान से ये भी बोलते हैं कि देखो तालिबान आ तो रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ऐसी टेरिटरी मत बना देना जिससे कि वहाँ पे आतंकवाद काफ़ी बढ़ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग देखोगे तालिबान का जब पहले शासन था तो आतंकवाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था अफ़गानिस्तान के अंदर में। बट तालिबान ने अब की बार मना किया कि हम लोग पहले की तरह नहीं है, अब की बार काफ़ी सारी चीज़ें बदली जाएंगी। तो इंडिया जापान ने इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया था कि बिल्कुल आप लोग इसी बात का ध्यान रखना कि जो टेररिज्म है वो बिल्कुल भी अफ़गानिस्तान के अंदर ना बढ़े। तो ये हो गई अफ़गानिस्तान को लेकर बात। फिर नॉर्थ कोरिया को लेकर आपको चर्चा देखने को मिलेगी। देखो नॉर्थ कोरिया लगातार क्या कर रहा है, अपनी बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं उनकी टेस्टिंग लगातार कर रहा है ना। तो आप कह सकते हो इंडिया जापान दोनों यहाँ पर मिलकर इसकी निंदा करते हैं नॉर्थ कोरिया की, कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये लगातार मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है, ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है उसको वॉयलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। आई होप आप लोगों ने समझा कि इंडिया जापान के रिलेशंस किस प्रकार से हैं। ये आपको हेल्प करेगा GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में, ठीक है ना। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताएं वो पॉइंट्स आप लोग अपने पास में नोट डाउन करके रख सकते हो। वैसे तो आप लोग याद रखोगे, बहुत सिंपल से पॉइंट है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोच कर चलो कि हाँ वाकई में आखिरकार क्या क्या चल रहा है। तो वैसे आप लोग चीज़ों को सोच कर चलोगे करेंट टाइम पे क्या क्या चल रहा है, तो अपने आप चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, एक छोटा सा टारगेट रहता है। आई होप आप लोग यहाँ पर उसको अचीव करवाने में मेरी मदद करोगे। साथ ही साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर कनेक्ट कर कर आप लोग मुझसे अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। आगे आते हैं।
नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अब इस न्यूज़ के अंदर कोई बात ऐसी लिखने वाली नहीं है यार, लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया की ग्रोथ के अंदर आप एक पॉइंट ज़रूर ऐड कर सकते हो, वो ये है कि हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी कुछ अचीव कर रहा है और काफ़ी कुछ अचीव हम लोग कर भी रहे हैं करेंट टाइम पर। यहाँ पे एक ऑफिशियल डेटा निकल कर आता है, उस डेटा के अंदर बताया गया कि साल 2021-22 के अंदर में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगभग 13,000 करोड़ के पार जा चुका है। 13,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। ये अपने आप में एक हाईएस्ट डेटा है अभी तक का। अभी तक आप देखोगे तो इंडिया एक ऐसा देश था जो कि लगातार बहुत सारे हथियारों को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज़ कर रहा था अलग अलग देशों से। हम लोग बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स यूएस से परचेज़ कर रहे थे, उसके बाद में हम लोगों ने फ्रांस, रशिया इनसे परचेज़ किया। लेकिन धीरे धीरे ये जो हमारी डिपेंडेंसी थी इन कंट्रीज़ के ऊपर वो कम होती जा रही है। और आप लोग देखोगे कि करेंट टाइम पे सिचुएशन ये आ चुकी है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 2021-22 का वो 13,000 करोड़ का क्रॉस कर चुका है। इनफैक्ट हम लोग प्रोडक्शन कर कर इन चीज़ों को बेच भी रहे हैं, जिससे आप कह सकते हो ये जो 13,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है इसमें से 70% जो जाता है वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता है, बाकी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करता है। यानी प्राइवेट बॉडीज़ और पब्लिक बॉडीज़ जो भी हैं, खासकर डिफेंस को लेकर काम कर रही हैं, इन्होंने जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करी है उसको बेचकर जो भी पैसा कमाया है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। फिर यहाँ पे बताया गया कि हम लोगों ने अभी जनवरी के मंथ में, यानी इसी साल जनवरी की बात है, इंडिया ने यहाँ पर एक डील साइन करी थी किसके साथ में, फिलीपींस के साथ में। और वो डील थी किस चीज़ को लेकर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर। तो हमने अभी ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस को दिए हैं। ये डील करी है लगभग $374.96 मिलियन की। उसके बाद में अभी हम लोग और भी कंट्रीज़ से बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स पसंद आ रहे हैं, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल और भी देशों को पसंद है। प्लस रिसेंटली आपको पता होगा म्यांमार के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको लेकर यहाँ पे मतलब म्यांमार की एक चॉइस देखी है। म्यांमार उस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को काफ़ी हद तक पसंद कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है। इसके पीछे यहाँ पे DRDO वगैरह हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक काम किया। आगे आते हैं अगले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अब ये आर्टिकल बात करता है एक स्टेटमेंट के बारे में, और ऑब्वियस ही बात है ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है ना वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो कांग्रेस की साइड से यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल कर आता है कि इंडिया के अंदर प्लीज़ पॉलिस्टर फ्लैग्स की जो इम्पोर्टिंग है वो बिल्कुल ना की जाए। यानी पॉलिस्टर जो फ्लैग हैं ना ही उनको इम्पोर्ट किया जाए और ना उनको मैन्युफैक्चर किया जाए। तो यहाँ पर कांग्रेस की ये डिमांड है एक। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर जो हमारा फ्लैग कोड है ना उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करे गए थे, कुछ चेंजेस करे गए थे। और वो चेंजेस ये हुए कि हम लोगों ने रिसेंटली अलाउ कर दिया है कि जो पॉलिस्टर फ्लैग्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाएगा भारत के अंदर में। इसको लेकर यहाँ पे भारत ने एक अलाउंस दे दिया था, ठीक है ना, तो मतलब एक अप्रूवल दे दिया था। तो कांग्रेस का कहना यह है कि ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चाइना इस मौके का फ़ायदा उठाएगा और चाइना लगातार बहुत सारे पॉलिस्टर के बने जो फ्लैग्स हैं उनको इंडिया के अंदर भेजेगा। हालांकि यहाँ पर जो आज के टाइम पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में लगातार जारी है, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हम लोग को यहाँ पर पॉलिस्टर फ्लैग्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट करने की जो इजाज़त है वो नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस का स्टेटमेंट है। नाउ अगेन मैं आपसे वही बोलूँगा, आर्टिकल पर मत जाना। अब इसका एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है पॉलिस्टर फ्लैग्स को लेकर कि आखिरकार क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ क्या है। तो होता क्या है, रिसेंटली जो 2002 का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है जो कि बताता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो बेसिकली आप लोगों को कैसे यूज़ करना है। अगर उसका कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, क्या सज़ा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस 2002 के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन्ड है। तो क्या होता है, इसी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर एक अमेंडमेंट यानी कि संशोधन या फिर आप कह सकते हो कुछ चेंजेस करे जाते हैं। और वो चेंजेस यहाँ पर करते हुए मेंशन ये किया जाता है कि हमारी सरकार ने अलाउ कर दिया है कि जो मशीन बेस्ड पॉलिस्टर नेशनल फ्लैग्स हैं उनको मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा और इंपोर्ट भी किया जाएगा। ये यहाँ पर एक छोटा सा चेंज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसी के चक्कर में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना है इस एक्ट का, जिसको लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
देखो बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो इंडिया का जो फ्लैग है करंट टाइम पर, जो आप लोग फ्लैग देखते हैं ना, तिरंगा, 3 रंग वाला जो आपको तिरंगा देखने को मिलता है, उस करंट इंडियन नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था जुलाई 22 1947 में। तो ये ध्यान रखना। बाकी पहले हमारा ये वाला, जैसे आज के टाइम पर नेशनल फ्लैग है ना, जिसमें आप लोग सैफ्रॉन वाइट ग्रीन कलर देखते हो, पहले जब स्टार्टिंग में हमने सबसे पहला नेशनल फ्लैग लेकर आए थे तो वैसा नहीं था वो। सबसे पहला जो नेशनल फ्लैग था उसके अंदर 3 अलग अलग हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप हुआ करती थी, रेड येलो ग्रीन कलर की, मतलब एक अलग सा उसका पैटर्न हुआ करता था। लेकिन जो करंट टाइम पे हम लोग अपना आज के टाइम पर फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं, उस फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इस तारीख को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसकी मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था हमारे करंट टाइम के फ्लैग को। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा ये फ्लैग को किसने डिज़ाइन तो किया होगा, किसने बनाया तो होगा, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा, रिसेंटली वो चर्चा में भी थे, मैंने उनके बारे में कवर भी की थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन द हिंदू के अंदर। तो वो कौन है, तो वो है पिंगली वेंकैया साहब। तो पिंगली वेंकैया साहब ने क्या किया है, यहाँ पे हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको डिज़ाइन किया है। ये गांधी जी से मिलते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एक बेसिक सा डिज़ाइन देते हैं, देन उसके बाद में प्रॉपरली बाद में एक डिज़ाइन लेकर आया जाता है। तो जो तिरंगा है वो डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति कौन है, नाम ध्यान रखना। ये तो हो गई बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं जो ये फ्लैग कोड है 2002 का, ये क्या है, मतलब हमारे फ्लैग को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पर मेंशन करता है। देखो जो 2002 का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, ये बात ये करता है कि आप लोग ट्राई कलर को कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ट्राई कलर को कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पे ये मेंशन करता है। प्लस यहाँ पे ट्राई कलर को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी कि हमारे तिरंगों को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली बात, यहाँ पर आप कह सकते हो तिरंगे के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं, अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट बॉडीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ये जो हमारा तिरंगा है उसको डिस्प्ले करते हैं तो उसको लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो दूसरे पार्ट में बताया गया। तीसरे पार्ट में बताया गया कोई सरकार या सरकारी की बॉडीज़ हो गई, सरकारी एजेंसीज़ हो गई, वो अगर यहाँ पे तिरंगे को डिस्प्ले करते हैं तो उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस फ्लैग कोड के अंदर बताई गई हैं। अब फ्लैग कोड में क्या क्या मेंशन किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बोला यह जाता है कि हमारे पास में देखो एक और रूल है नेशनल फ्लैग को लेकर। नेशनल फ्लैग की अगर कोई इंसल्ट करता है, ना केवल नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल एंथम है या इंडिया का मैप है, अगर कोई इनकी इंसल्ट करता है तो उस इंसल्ट को रोकने के लिए भी हमारे पास में एक एक्ट है, वो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में जाएगा, इन सब चीज़ों की इंसल्ट करेगा तो उसके खिलाफ स्टेप उठाया जा सकता है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। इस एक्ट का सेक्शन 2 ये बोलता है कि मान लो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पब्लिक प्लेस में या किसी दूसरी जगह पर हमारे फ्लैग को जलाता है, उसको डिफेम करता है, उसको यहाँ पे मतलब उसका डिसफिगर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, अगर कोई इस प्रकार की हरकत करता है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कुछ इस प्रकार की हरकत की जाती हैं तो ये बेसिकली पनिशमेंट के अंदर में आता है और उसको लगभग 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है और साथ ही साथ में फ़ाइन भी चार्ज किया जा सकता है या फिर पनिशमेंट के साथ साथ फ़ाइन दोनों ही यहाँ पर उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग को ट्राई कलर से संबंधित देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी है जिसको अपने पास में ज़रूर लिख सकते हो क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। ये प्रीलिम्स बेस्ड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। वो पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन को कवर करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल देखो, आज के द हिंदू के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स निकल कर आते हैं। एक ये वाला है, ये वाला एडिटोरियल जो है ये बात करता है हीट से संबंधित, जो करेंट टाइम पर गर्मी पड़ रही है उसके बारे में। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब जितना इम्पॉर्टेंट लिख सको उतना कम है, इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो है अर्बन हीट आइलैंड का। तो अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। एडिटोरियल पढ़ने का जो बिल्कुल तरीका होता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, एडिटोरियल सिर्फ आप पढ़ लो या सुन लो वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करने वाला। डेफिनेटली आपको एडिटोरियल कब हेल्प करेगा, जब आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, उसमें से आपने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या है। चलो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में वो भी बताता हूँ कि न्यूज़पेपर आखिरकार पढ़ा कैसे जाता है।
उसके बाद एक एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, ये भी एडिटोरियल जो है वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल देखने को मिलेगा। इसको आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे इन दो ऑथर्स ने मिलकर लिखा है, ये बात करता है प्लांटेशन के बारे में, किस प्रकार से हम लोग को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन की गई है। तो इसको भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग इनको स्किप कर सकते हो। ये क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पर वेस्ट एशिया के बारे में चर्चा करता है। वेस्ट एशिया के अंदर जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसके बारे में चर्चा करता है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा डिटेल की जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एंड वक्त पर टाइम मिलता है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, पढ़ चुका हूँ मैं, तो इसमें कोई मतलब ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आती है, ठीक है। अब देखो, जब भी आप लोग कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो न्यूज़पेपर से, तो उस आर्टिकल की कुछ चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग सपोज़ बात करें तो मान लो कोई भी, जैसे ये चर्चा है ईरान न्यूक्लियर डील। अब आप लोग को पता होगा ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में चर्चा की जा रही है, और ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में मैंने आपको कितना पढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आप लोगों को याद भी होगा, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग भी कर चुके हो। मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दे चुका हूँ, है ना। अब होता क्या है कि ये देखो, ईरान न्यूक्लियर डील लगातार चर्चा में है यार, काफ़ी सालों से चर्चा में है, क्योंकि अभी तक ये डील प्रॉपरली हो नहीं पा रही है। अब इसी पर्टिकुलर डील को लेकर या इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरे साल में 100 से ज़्यादा एडिटोरियल पब्लिश होंगे। क्या वो 100 के 100 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी यार। कितने कितने पॉइंट्स तैयार करके रखोगे? वहाँ पे छोटा सा आंसर लिखना है। आप अगर 100-200 एडिटोरियल पढ़कर जा रहे हो, वहाँ पे आंसर लिखना है, तो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 7 मिनट मिलने वाले हैं। 7 मिनट के अंदर अंदर पूरा आंसर लिखना है, ठीक है ना। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि एडिटोरियल आपको मेंस में हेल्प करता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स के बेसिस पर आप देख पाओगे, वो बहुत हेल्प करती है। बाकी छोटी न्यूज़ होती है, इस वजह से पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि 7 मिनट मिल रहे हैं, 7 मिनट के अंदर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। तो उसमें यहाँ पर आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर टॉपिक है ईरान न्यूक्लियर डील, इसके बारे में सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, करेंट टाइम पर क्या सिनेरियो चल रहा है, इस ईरान न्यूक्लियर डील से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बस घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप लोग खुद इमेजिन करो, ठीक है ना। तो ये होता है यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका। चलो फिलहाल आगे आते हैं, टाइम वेस्ट बिना करे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या है ना, हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन से पहले अपना आज का मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर मेंस का जो आंसर राइटिंग वो भी करवाई जाती है। अच्छा हाँ, ये तो हमारे 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने 3 एडिटोरियल और उठा रखे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का है, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स का है, और साथ ही साथ में हमारे पास डाउन टू अर्थ का है। उन तीनों एडिटोरियल को भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपके साथ में प्रॉमिस किया था, कुछ अलग से आर्टिकल्स भी आपके साथ में मैं लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे चर्चा की गई है आज के मेंस के क्वेश्चन के बारे में। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, रिसेंटली काफ़ी चर्चा में था। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है द मूव टू बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हम लोग अभी, आपको पता होगा, हमारी जो केंद्र सरकार है वो 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर चुकी है। तो आपको बताना यह है कि ये मूव कैसा रहा, प्लस उसके बाद में मेंशन ये करना कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। तो एक अच्छा सा आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे, सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग टाइप करना, आपको मेंस वाला ग्रुप मिलेगा। उसमें जाकर आप लोग अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हो। सभी लोग यहाँ पे डेली बेसिस पर आंसर सेंड कर रहे हैं। 18-19 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर रहे हैं। आप भी रिव्यू किया करो, क्योंकि आपकी भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो इन्हेंस होगी जब एक दूसरे के पॉइंट्स को आप लोग पढ़ोगे तो, ठीक है ना। चलो फिलहाल आते हैं और स्टार्ट करते हैं आप लोग डिस्कशन को। अब बस आप लोग यहाँ पर चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। ये आर्टिकल मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आर्टिकल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब ये आर्टिकल क्यों लिखा गया, इसके पीछे कल एक आर्टिकल आया था छोटा सा, उसमें मेंशन किया जाता है कि अब की बार गर्मी से जो हमारी समर्स होते हैं उनसे ज़्यादा जो मानसून है वो ज़्यादा गर्म है। जो हमारी नॉर्मल गर्मियाँ पड़ती हैं वो तो गर्म रहती हैं, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, जो हमारे मानसून हैं, मानसून जब बारिश वगैरह होती है, ये थोड़े से ज़्यादा गर्म देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द समर्स। यानी कि जो हीट है, जो गर्मी है, वो लगातार इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही है। हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। अच्छा, अब ऑथर मेंशन ये करते हैं कि प्लैनेट का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, उसके पीछे का जो कारण है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जिसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नाम से ही जानते हैं। यानी मानव की कुछ ऐसी हरकतें, जैसे फॉसिल फ्यूल जलाना, लगातार पोल्यूशन करना, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो पैटर्न है हमारे क्लाइमेट का वो बदल चुका है। क्लाइमेट चेंज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लगातार गर्मी बढ़ रही है, कोस्टल इरोजन हो रहा है,
बर्फ़ पिघल रही है, हमारे जो ग्लेशियर से वो पिघल रहे, पानी का स्तर बढ़ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो करंट टाइम पर क्रिएट हो रही हैं, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रोल ह्यूमन एक्टिविटी की साइड से निकल कर आता है। यहाँ पे बोला गया कि अब की बार का जो मानसून का टेम्परेचर है सर, ये 0.3 डिग्री सेल्सियस से आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। मतलब जो हमारा समर का टेम्परेचर था, जब आप लोग गर्मी के टेम्परेचर से कंपेयर करोगे मानसून के टेम्परेचर को, तो 0.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है मानसून के टाइम पर। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और ये मानसून के मंथ जो है वो जून से लेकर सितंबर के बीच के होते हैं। तो अभी हम लोग इसी टाइम पीरियड के अंदर स्टे कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया ये जाता है कि जो ये टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, गर्मी एक हद से ज़्यादा बढ़ेगी, तो लोग जो है यहाँ पर उस चीज़ को, मतलब आप कह सकते हो कि कब तक होल्ड कर पाएंगे। लगातार गर्मी इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। यहाँ पे डेटा भी दिया गया है, अगर आप लोग साल 2015 से 2020 के बीच में देखोगे तो लगभग 2137 जो पीपल हैं उनकी जान गई है। किसकी वजह से? हीट स्ट्रोक की वजह से, यानी कि ये गर्मी बढ़ने की वजह से। और जो ये डेटा मैंने आपको बताया है ना, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का डेटा है, यानी इंडिया के नदन हिस्से में जो जान गई है वो डेटा मैंने आपको बताया। बाकी साउथ इंडिया के अंदर आप देखोगे तो डेटा अलग है। साउथ इंडिया के अंदर लगभग 2444 के आसपास डेथ हुई है। इसके पीछे का कारण अगेन यहाँ पर एनवायरमेंटल हीट बहुत ज़्यादा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी डेथ हुई हैं। तो आप देखोगे तो डेथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, 5-6 हज़ार के आसपास डेथ हो चुकी हैं 2015 से 20 के बीच में। किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर हीट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। ये सारा डेटा आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ आपको PDF में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे ये आर्टिकल रीड करके बता रहा हूँ। फिर आगे आते हैं, फिर क्या मेंशन किया गया, यहाँ पे बोला गया ये जो जान जा रही है लोगों की, पता ये कहाँ पे जा रही है? शहर वाले एरिया के अंदर। गांव वाले एरिया के अंदर लोग इतना सफ़र नहीं कर रहे हैं जितनी पॉपुलेशन शहर के अंदर सफ़र कर रही है। क्यों? क्योंकि गर्मी गांव से ज़्यादा शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। तो ये अर्बन हीट आइलैंड जो इफ़ेक्ट है ये काफ़ी बढ़ चुका है, एक अपने उच्च स्तर पर पहुँच चुका है करेंट टाइम पर। तो इसको यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आप कहोगे सर अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? वेट करो, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो करेंट टाइम पर क्या है ना, जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो लगभग कई सारे राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है कि वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकें, जो शहर वाले एरिया हैं उनको ठंडा कर सकें। और ठंडा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। तो अभी पहले हमारे लिए जो मेजर पॉइंट है इस पूरे एडिटोरियल का वो निकल कर आता है अर्बन हीट आइलैंड। जो मेजर जड़ है ना, जड़, वो यह है अर्बन हीट आइलैंड। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी एडिटोरियल पता हो या ना पता हो कोई भी यहाँ पर आपको काम नहीं देगा, क्योंकि ये करंट इशू है, ये चेंज होता रहेगा। बाकी अर्बन हीट आइलैंड के बारे में बात करें, कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जगह पर हम देख पा रहे हैं लगातार हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, गर्मी बढ़ रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, गांव वाले एरिया से ज़्यादा शहर वाले एरिया में आप देखोगे तो गर्मी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो शहर वाले एरिया के अंदर जब गर्मी इंक्रीज़ होती है, इसी टर्म को हम लोग अर्बन हीट आइलैंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यह है कि अर्बन हीट आइलैंड होता क्या है। अर्बन हीट आइलैंड को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं एक लोकल और टेम्पररी फेनोमेनन के तौर पर, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हो कि थोड़े टाइम के लिए रहता है, और इसमें आप कह सकते हो जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लोड ऑफ गर्मी को एक्सपीरियंस करता है। और जो ये गर्मी बढ़ती है इसके पीछे का भी एक कारण है। कारण क्या है? जब आप लोग शहर को देखोगे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ऊंचे ऊंचे लोगों ने घर बना रखे हैं, कंक्रीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर भी हवा पास होने की इतनी जगह नहीं है। तो होता क्या है, सन की लाइट पड़ी, अब आप कह सकते हो सूर्य की जो किरणें पड़ी हैं ऊपर से, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं नीचे तो क्या हो रहा है, ये सब कंक्रीट का है और सारा का सारा आपको डार्क कलर में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, डार्क कलर में। तो क्या होता है, जब सन की रेस पड़ती हैं नीचे और सब कुछ ये डार्क कलर का है शहर के अंदर, तो ये जो सन की रेज है ना ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। अब रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं तो इनका क्या होता है, ये सारी जो गर्मी है वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये पर्टिकुलर एरिया सारी गर्मी को अपने आप में सोख लेता है।
तो गर्मी को सोख लेता है, गर्मी निकलने की जगह है नहीं, जिसकी वजह से शहर के अंदर हम देख पाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अर्बन हीट आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अर्बन हीट आइलैंड के अंदर गर्मी इतनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ कंक्रीट का बना हुआ है और वहाँ से गर्मी जो है एब्जॉर्ब हो रही है लगातार। अब सर एक क्वेश्चन ये आता है, वाई आर सिटीज़ हॉटर देन रूरल एरियाज़, यानी जो शहर हैं वो गांव वाले एरिया से इतने गर्म क्यों होते हैं? सबसे पहला रीज़न यह है, आप गांव के अंदर देखोगे तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स, ट्रीज़, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। लेकिन शहर के अंदर देखोगे, शहर के अंदर ग्रीनरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में आपको देखने को मिलती हैं। नंबर टू के अंदर मेंशन किया जाता है, जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पे प्लांटेशन, फार्मलैंड, फॉरेस्ट, जंगल वगैरह, पेड़ पौधे ही ज़्यादा देर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिमिलर सा पॉइंट है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट अर्बन एरियाज़ के अंदर कुछ भी इस प्रकार से चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। प्लस एक और रीज़न, अब नेक्स्ट रीज़न यहाँ पर यह है कि शहर वाले एरिया में लगातार कंस्ट्रक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रोड है, पार्किंग स्पेस है, पेवमेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से जो गर्मी है शहर के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और शहर के अंदर ज़्यादातर आप लोग देखोगे जो भी मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है वो है डार्क कलर का मटेरियल, ब्लैक कलर का मटेरियल। और जैसे मैंने आपको बताया, डार्क ब्लैक कलर का मटेरियल जैसे ग्लास, ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे जो डार्क कलर वाला मटेरियल होता है वो जो सन की लाइट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। आप लोगों ने देखा होगा, वाइट कलर की शर्ट अगर आप लोग पहने हुए, वाइट कलर की यहाँ पे टी शर्ट वगैरह पहनते हो गर्मी के अंदर, तो वाइट के ऊपर क्या होता है, जो सन की रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन आप वहीं पे उसी एरिया के अंदर अगर आप लोग ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन लोगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जो डार्क कलर है वो सन की लाइट्स को सब जो लाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, अब बात ये करते हैं व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड के पीछे का कारण क्या है, ये हमने डिस्कशन कर लिया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो अल्टीमेट लेवल पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गर्मी है वो वहाँ से निकल नहीं पाती है। प्लस डार्क सर्फेसिस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सिमिलर। एसी का इस्तेमाल, एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल आप देखोगे इंडिया खासकर शहर वाले एरिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट करंट टाइम पे जो हम लोग एसी लगाते हैं ना, इसका एक काफ़ी बड़ा नुकसान भी आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़, जो उसका बैक वाला पोर्शन होता है एसी का, वो आप लोग एनवायरमेंट मतलब बाहर की साइड लगाते हो घर के बाहर, वो भी बहुत सारी हीट रिलीज़ करता है हमारे एनवायरमेंट के अंदर में। फिर और क्या मेंशन किया जाता है, अर्बन आर्किटेक्चर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, पतली पतली गलियां हैं, ठीक है, हवा निकलने की जगह नहीं है, इसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी पड़ती रहती है। प्लस एक और कारण, हमारे पास शहर वाले एरिया में ग्रीनरी की काफ़ी बड़ी कमी है। वही सिमिलर सी चीज़ें वापसली रिपीटेड यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर हमें समझ में आ गया अर्बन हीट आइलैंड क्या है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है? इसके उपाय क्या हो सकते हैं वो बताओ। बिल्कुल उपाय हैं। सबसे पहला सोल्यूशन ये है, शहर वाले एरिया के अंदर ग्रीनरीज़ को ज़्यादा बढ़ाया जाए, प्लांटेशन किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ, हरियाली लेकर आई जाए। इससे यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे यहाँ पर आप कह सकते हो अपना आप टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या किया जा सकता है, आप लोग यहाँ पर दूसरा ये कर सकते हो, जो आपकी छत है ऊपर, उस छत के ऊपर वाइट कलर का पेंट कर सकते हो। अपने घर में लाइट कलर्स का इस्तेमाल करो, हल्के कलर्स का इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा, गर्मी आएगी और गर्मी जो है सन की रेज जो पड़ रही हैं वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी। अगर यहाँ पे डार्क कलर का इस्तेमाल करोगे तो वो सारी जो गर्मी है वो उस पर्टिकुलर एरिया में एब्जॉर्ब होती रहेगी और वहाँ पे और ज़्यादा गर्म आप कह सकते हो, और ज़्यादा गर्मी वहाँ पे वो पैदा करती रहेगी। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पे अपने छत के ऊपर, अपने टेरेस के ऊपर वाइट कलर के पेंट का इस्तेमाल करो या फिर अपने घर के अंदर लाइट कलर्स का इस्तेमाल करो। तो ये यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल क्या है, अगला एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, अ प्लान दैट इज़ मच मोर दैन जस्ट प्लांटिंग ट्रीज़। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा गया है विशाल चावला और साथ ही साथ वेंकटेश राघवेंद्र साहब के थ्रू, जो कि आप लोग को पिक्चर में ऊपर की साइड में नज़र आ रहे हैं। अब ये क्या मेंशन करते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ईयरफोन लगा लेना और अब लोग मतलब चीज़ों को सुनते हुए चलना। देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन ये किया, पिछले महीने की बात है, लगभग 100 के आसपास कुछ वेमेंस थीं, 100 महिलाएं थीं जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत एम्प्लॉयड हैं। वो यहाँ पर इस MG नरेगा एक्ट के अंडर में काम कर रही हैं। लेकिन ये कुछ गड्ढा खोद रही थी, पेड़ पौधे लगा रही थी, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हमें नज़र आती है। ये कहाँ की कहानी है, यह है पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट की।
ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें की जाती हैं पिछले महीने, और पिछले महीने ये कब की बात है, 5 जून के आसपास की बात है। और 5 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है। और ऑथर ये मेंशन करते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है कि पिछले महीने काफ़ी सारी वुमेंस ने प्लांटेशन किया, पेड़ पौधे लगाया। एक अच्छा एफर्ट यहाँ पर कम्युनिटी की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व था, वो भी वहाँ पे प्लांटेशन कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छा एफर्ट देखने को मिला। बट ये जो महीना है जुलाई का महीना, इसको भी हमें चेंज करने की आवश्यकता है, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। हमारे लिए ये जो महीना है, अब हमारे पास वक्त है वन महोत्सव के लिए। अभी हम लोगों ने पिछला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया, इस महीने हम लोग वन महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे, जिसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो पूरी तरह से फॉरेस्ट्री की तरफ काम किया जाएगा, एनवायरनमेंट की तरफ काम किया जाएगा। जो वन महोत्सव डे का इतिहास है वो लगभग आप कह सकते हो 1947 का है, जब सबसे पहली बार जो पंजाबी बॉटनिस्ट हुआ करते थे MC रंधावा साहब, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहली बार वन महोत्सव डे को ऑर्गेनाइज़ किया था। तभी से हम लोग वन महोत्सव डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे मेंशन ये किया जाता है, अगर हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे देश में या दुनिया भर में जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ की कटाई जो हो रही है, लगातार जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, इसका जो आप कह सकते हो कि मतलब तेज़ी होती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। मतलब जंगल की कटाई, जंगल के अंदर पेड़ की कटाई लगातार हो रही है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी तेज़ी से आज के टाइम पर इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और अगर एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इससे क्या होगा, आप देख पाओगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने को मिलेगा। तो करेंट टाइम पे ये जो पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से 12% के आसपास जो दुनिया भर के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, वो उसके पीछे का रीज़न यही देखने को मिलेगा। और यही इंडिया के अंदर भी देखने को मिला है। इंडिया के अंदर जो जंगल हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जंगल 3.6% से कम हुए हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर ये बोलते हैं कि अब हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है। हमारा गोल यह है कि सरकार को विश्वास करना चाहिए एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के ऊपर, यानी कि पेड़ को वापस से लगाया जाए। एफॉरेस्टेशन कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन वही पेड़ की वापस से यहाँ पर आप कह सकते हो उसको लगाया जाए। तो इन चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जोर देना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन ये करते हैं, जो फोकस है हमारा वो है हमारे सारे जंगल को रिस्टोर करना चाहिए, जितना भी जंगल बर्बाद हुआ है। प्लस ये जो हम लोग अपना स्टेप उठाएंगे, जंगल को रिस्टोर करेंगे, इसमें हम लोग को ज़रूरत है कुछ कम्युनिटीज़ आएँ, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाएं और हमारे जो एरियाज़ है उसको वापस से रिस्टोर किया जाए। इसके ऊपर थोड़ा सरकार को काम करना होगा। यहाँ पे मेंशन ये किया जाता है कि लगभग 2 बिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है वो डिग्रेडेड है, यानी कि एकदम ख़त्म सी हो चुकी है पूरे दुनिया भर में, जिसमें से 140 मिलियन हेक्टेयर इंडिया की ज़मीन है, जिसके अंदर ताकत है कि हम उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, वापस से वहाँ पे जंगल बना सकते हैं, हरियाली लेकर आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हरियाली लाने का काम सरकार का होना चाहिए और सरकार इसके प्रति काफ़ी स्टेप्स उठा सकती है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑथर ये बोलते हैं, भाई आपको ध्यान रखना है एक चीज़ के ऊपर, जब आप लोग जंगल को लगाते हो तो एक बात ये ध्यान रखना, आप लोग डाइवर्स नेटिव ट्री स्पीशी को लगाओ। यानी कि ऐसा ना हो आपने मोनोकल्चर ट्री प्लांटेशन कर दिया। मोनोकल्चर ट्री प्लांटेशन का मतलब है एक ही प्रकार का पेड़ पूरे ज़मीन के ऊपर लगा डाले, ऐसा नहीं करना है। अलग अलग प्रजाति के जो पेड़ हैं अगर वो आप लोग एक ज़मीन पर लगाओगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है, ऐसा यहाँ पर खुद साइंस के अंदर स्टडी पब्लिश हो चुकी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के जो पेड़ हैं वो लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दियर है हमारी कम्युनिटीज़ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अगर एक ही प्रकार के एक ही प्रजाति के सारे पेड़ लगा दोगे तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पे ये बोलते यह हैं, पंजाब के अंदर में आप लोग देखोगे तो बहुत सारी जो कम्युनिटी है वो लगातार बहुत सारे पेड़ की प्रजातियों को लगा रही है। जैसे झांड पेड़ हो गया, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम से जानते हैं प्रोस्पिया सेनेरिया, देसी किकार हो गया, फिर उस फरवान हो गया, ये सारे कुछ पेड़ के नाम दिए गए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ लगाई जा रही हैं और ये जो पौधे हैं इनका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है आप अलग अलग प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं वो लगाएं और साथ ही साथ में कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो कि सर्वाइव कर सकें, जिनका सर्वाइवल रेट 90% से ऊपर हो, जो कि टिक सकें। अब इससे फ़ायदा ये होगा
जब आप लोग अलग अलग प्रजाति के पेड़ एक साथ में लगाओगे तो इससे एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो कार्बन एब्जॉर्प्शन है वो तेज़ी से होगा, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो कार्बन एब्जॉर्प्शन जब तेज़ी से होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारे फ़ायदे हम लोग को इस पर्टिकुलर स्टेप से देखने को मिलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बताया। ठीक है ना। बाकी इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहा है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप लोग देखोगे 2021 से लेकर 2030 तक के बीच में, तो यहाँ पे हमने इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए काफ़ी हद तक जोर दिया है। जैसे कि 2011 के अंदर बॉर्न चैलेंज लॉन्च किया गया था, जिसमें गोल ये था कि लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है, डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप है, जो तरीके से ज़मीन बर्बाद हो चुकी है, उसको रिस्टोर किया जाएगा। ये यहाँ पे गोल रखा गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे हमने इस गोल को बढ़ा दिया। 2030 तक हमारा गोल यह है कि हम लोग 350 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है, जो डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है ना, दुनिया भर में, उसको रिस्टोर किया जाएगा। तो ये बॉर्न चैलेंज के अंदर ये कॉन्सेप्ट उठाया गया था। और इंडिया ने फिर अपने देश में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम हो गया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया हो गया। ठीक है, फिर ये इस प्रकार के अलग अलग प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा ग्रो कर सकें। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं ऑथर के थ्रू। ये सारी इन्फॉर्मेशन, एक एक इन्फॉर्मेशन लाइन टू लाइन मैंने आपके सामने कवर कर दी है। आगे आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। फिलहाल तो आप देखोगे तो हमारे जो एडिटोरियल से इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो अभी समाप्त होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एडिटोरियल्स मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ, उनका डिस्कशन भी हम लोग यहाँ पर अभी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने जो कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसके आंसर को कवर कर लेते हैं, फिर बाकी एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो यह है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। तो जो हमारी पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। चलो नाउ अब हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है। अभी यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले द हिंदू के अंदर भी इसको कवर किया था। जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, इसको लेकर एक आर्टिकल लिखा गया है। दूसरा आर्टिकल लिखा गया है एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स, कैसे कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। देन तीसरा एडिटोरियल डाउन टू अर्थ का है। ये बात करता है कि इंडिया अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे देश के अंदर है जहाँ पर बैंकिंग के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है वर्ल्ड बैंक की, उस रिपोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तीनों आर्टिकल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये तीनों आर्टिकल मैं आपको PDF के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को कवर करते हैं। देखो यार, आपको ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पे आपको मिला करेंगे डिटेल से। करना क्या है, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। मंडे से इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मंडे से मैं आपको प्रीलिम्स जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो अलग से भी कुछ डेटा प्रोवाइड करवाया करूँगा। यानी ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगा, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में हेल्प करेगा। यानी कि आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस प्रकार से इस वीडियो को क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये देखने को मिलेगी कि शाम को जो वीडियो आया करता था करंट अफेयर का, वो अब करंट अफेयर का वीडियो नहीं रह गया है, उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रीलिम्स जो बेस्ड MCQs होते हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं शाम को। UPSC प्रीलिम्स जैसे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो MCQs हम लोग शाम को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग शाम वाला वीडियो भी एक बार ज़रूर देखा करो। आजकल छोटा वीडियो वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप आराम से देख सकते हो। इससे क्या होगा, आप लोग प्रीलिम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स पैटर्न बेस्ड MCQs आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलो फिलहाल आते हैं हम लोग अपने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। ये बात करता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एडवर्टीज़मेंट है, खासकर गलत एडवर्टीज़मेंट है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखो अभी क्या देखने को मिला है ना, खासकर जो हमारे आप कह सकते हो कि अनफेयर से एडवर्टीज़मेंट है, उसको लेकर गाइडलाइंस लेकर आई गई हैं। इसी वजह से ये एडिटोरियल चर्चा में है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, दैट इज़ CCPA, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं। और वो गाइडलाइंस क्या हैं, ताकि हम लोग जो गलत एडवर्टीज़मेंट है उसको रोक सकें। अब पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गाइडलाइंस को जारी किया है। तो ये CCPA क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। CCPA अपने आप में एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था साल 2020 के अंदर में।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बेस्ड यहाँ पे बॉडी को बनाया गया है। इस मतलब आप कह सकते हो इस प्रोविजन, इस एक्ट के बेसिस पर इस बॉडी को बनाया गया। बाकी यहाँ पर जो ये CCP है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी कंज्यूमर्स है, जो भी यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं सामान को, उनके राइट्स को, उनके हक को एक प्रोटेक्शन दी जा सके। उनके साथ में यहाँ पर कोई भी घोटाला ना हो, या फिर उनके साथ में कोई भी फेक एडवर्टीज़मेंट ना हो, कोई गलत गुड्स ना पहुँचे, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट ना करे। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर यह बॉडी काम करती है। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट करता है, दिखाता कुछ और है, बेचता कुछ और है, तो उसके प्रति यहाँ पर उसके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज की जाएंगी, ऐसा इस गाइडलाइन के अंदर मेंशन किया गया। अब इस गाइडलाइन में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है नॉन मिसलीडिंग एंड वैलिड एडवर्टीज़मेंट। देखो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कौन सा एडवर्टीज़मेंट इनवैलिड है, कौन सा एडवर्टीज़मेंट आप नहीं चला सकते हो। यहाँ पर बताया गया आप कौन सा एडवर्टीज़मेंट चला सकते हो, मतलब कौन सा एडवर्टीज़मेंट आपका वैलिड होगा, वो यहाँ पर इस गाइडलाइन के अंदर बताया गया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या बताएगी कि आपका एडवर्टीज़मेंट वैलिड कब माना जाएगा, जब उस एडवर्टीज़मेंट के अंदर में एक सच्चाई होगी। आप सच्चाई बता रहे हो, ऐसा ना हो कि आपका गुड कुछ और है, कुछ सामान कुछ और है और आप दिखा कुछ और रहे हो और लोगों को जो मिल रहा है वो कुछ और मिल रहा है। तो एडवर्टीज़मेंट के अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए, वही यहाँ पर एक वैलिड एडवर्टीज़मेंट कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो अनइंटेंशनल या फिर आप कह सकते हो गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है वहाँ पे, तो अगर तो गलती से मिस्टेक हो जाती है तो बेसिकली तब भी वो वैलिड कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर जो व्यक्ति है वो यहाँ पर समझ जाए और बता दे कंज्यूमर को कि हाँ ये इसमें कमियां हैं, तो बेसिकली वो भी आप कह सकते हो कि वैलिड एडवर्टीज़मेंट ही होगा। लोगों ने यहाँ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं। तो बेसिकली इन गाइडलाइन के अंदर पहली चीज़ ये बताई गई कि एक एडवर्टीज़मेंट, वैलिड एडवर्टीज़मेंट कौन सा हो सकता है, जिसके अंदर एक ट्रुथ बताया गया हो, एक ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो। दूसरा यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है सरोगेट एडवर्टीज़मेंट को लेकर। सरोगेट एडवर्टीज़मेंट को रोक दिया जाएगा। अब ये कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। सरोगेट एडवर्टीज़मेंट का मतलब यहाँ पर यह है एडवर्टीज़मेंट ऑफ गुड्स इन द शैडो ऑफ अदर गुड्स। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर तंबाकू का एडवर्टीज़मेंट नहीं देखा होगा, है ना, तंबाकू ना खाया जाए इस प्रकार से एडवर्टीज़मेंट देखा होगा, लेकिन तंबाकू का एडवर्टीज़मेंट होता हुआ नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी एडवर्टीज़मेंट हो रहा है, ऐसा कैसे? पान मसाला कर तो रहा है, तो पान मसाला एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो एडवर्टीज़मेंट किसी और चीज़ का कर रही है, लेकिन हमें पता है कि हाँ वो बेचती क्या, वो तंबाकू बेचती है। इसी प्रकार से इंपीरियल ब्लू हो गया। इंपीरियल ब्लू नाम से पता चलता है, यहाँ पर सभी लोगों ने जाना भी होगा, वो अल्कोहल को, शराब को बेचते हैं, लेकिन उनका एडवर्टीज़मेंट आता है डिस्क का, तो उसी को बोलते हैं सरोगेट एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट वो कुछ और चीज़ का कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि वो कंपनी है किस चीज़ की, तो वो होता है सरोगेट एडवर्टीज़मेंट। इसके ऊपर भी यहाँ पर रोक लगाने के ऊपर पूरी तरह से जोर दिया गया है इस पर्टिकुलर गाइडलाइन के अंदर। तीसरी गाइडलाइन आई है कि बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट होते हैं जो कि बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर भी रोक लगाई जाएगी। बच्चे के जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बच्चे को बिहेवियर वगैरह चेंज हो जाता है उस एडवर्टीज़मेंट को देखकर, तो उसको रोका जाएगा। प्लस यहाँ पे बच्चों को कुछ एडवर्टीज़मेंट के तहत एनकरेज किया जाता है कि वो अनहेल्दी खाना खाएँ, है ना। अब आप कह सकते हो कि अनहेल्दी खाना खाएँ, तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर भी रोक लगाई जाएगी। अगर कुछ एडवर्टीज़मेंट ऐसे हैं जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर भी रोक लगाई जाएगी, वो भी यहाँ पर बताया गया। यानी बच्चों के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी एडवर्टीज़मेंट का। बाकी आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखाओगे तो इस गाइडलाइन के अंदर मेंशन किया गया है भाई डिस्क्लेमर भी होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर दे दो और क्लैरिफाई कर दो कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको एक पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, एक डिस्क्लेमर के अंदर सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर मेंशन किया जाता है कुछ ड्यूटीज़ के बारे में, जैसे जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस यहाँ पे कुछ और भी ड्यूटीज़ यहाँ पे इम्पोज करती हैं, लागू करती हैं मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जो भी सामान को बना रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो एडवर्टीज़मेंट एजेंसी हैं, उन सब के ऊपर भी यहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ आती हैं कि आप लोग को यहाँ पर जो भी एडवर्टीज़मेंट करना है बिल्कुल ऑनेस्टली सही चीज़ का एडवर्टीज़मेंट करना है। ऐसा ना हो कि आप लोग जो कंज्यूमर है उसके ट्रस्ट को, उसके विश्वास के साथ में खेल रहे हो। आपको एडवर्टीज़मेंट से बोला गया कि आपको विश्वास जीतना है, ना कि किसी के साथ विश्वासघात करना है, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइंस यहाँ पे बताई गई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो एडवर्टीज़मेंट को लेकर गाइडलाइंस आई हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद में जो गाइडलाइंस है ये फालतू की चीज़ के प्रमोशन को रोकेगा,
है ना, जो इलीगल तरीके से जो बच्चों के लिए बुरा है उसको रोकने का मदद करेगा। प्लस यहाँ पे जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, सरोगेट एडवर्टीजमेंट है, चाइल्ड टारगेटेड एडवर्टीजमेंट है, इन चीज़ों के ऊपर भी रोक लगाई जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। प्लस उसके बाद में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि आप लोग देखोगे इंडिया के कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं इंडिया के यहाँ, मतलब ये जो गाइडलाइंस आई हैं, इस गाइडलाइंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यह है कि भारत ने एडवर्टीज़मेंट के ऊपर इस प्रकार से रोक लगाई है, और रोक लगाने के साथ साथ हम लोग इंटरनेशनल लेवल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके साथ में खड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंस ये भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंस इसका यह है कि जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन करी गई हैं वो बेसिकली यहाँ पर बताती हैं कि वैलिड एडवर्टीजमेंट कौन सा है। ठीक है, ऐसा नहीं बताते कि इनवैलिड एडवर्टीजमेंट कौन सा है। अब इसके पीछे का क्या कारण मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इस गाइडलाइन ने बोला है कि वैलिड एडवर्टीजमेंट कौन सा है, मतलब आप लोग किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर इस गाइडलाइन के अंदर ये बोला जाता कि इनवैलिड एडवर्टीजमेंट कौन सा है, कि आप ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कमियाँ रह जाती हैं। इस वजह से इसका अच्छा ऑप्शन क्या है कि भाई आप लोग ये कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक अच्छा ऑप्शन ये देखने को मिल जाता है। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। बाकी कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ही यहाँ पे सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, और कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास में और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि उठाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ कंज्यूमर वेलफेयर फंड हो गया, उसके बाद में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो गया, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 हो गए। ये सारे जो रूल्स हैं ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के काम करते हैं। तो एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ इस पर्टिकुलर आर्टिकल से संबंधित जानने को मिला है। आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल आपको डाउन टू अर्थ का देखने को मिलेगा, जैसा स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। चलो इसको भी हम लोग जल्दी से कवर करते हैं। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे की साइड में दिख रही होगी। यहाँ पे बात की गई है किसके बारे में? एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में। तो अभी रिसेंटली एक इंडेक्स आया है, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021। तो यहाँ पर सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है, जो ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2021 है, इसको किसने रिलीज़ किया है? तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर एक ऐसी बॉडी है जिसने यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। नाउ ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के अंदर क्या बताया गया? इस सर्वे के अंदर बताया गया कि लगभग 1,25,000 के आसपास जो एडल्ट्स हैं 123 कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, कोविड-19 के टाइम पर इतने सारे एडल्ट्स ये जो एडल्ट्स हैं इन्होंने यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की सर्विसेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना। मतलब कहने का यह है कि कोविड-19 के टाइम पर जो फाइनेंशियल सर्विस या डिजिटल पेमेंट है इसको एक बढ़ावा मिला है। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है इसको एक बढ़ावा मिला है। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर अकाउंट ओनरशिप के बारे में चर्चा की गई है। देखो दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें कितने लोगों के पास में अकाउंट हैं, कितने लोगों के पास में अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट की बात की जा रही है, उसको लेकर ये डेटा है। तो अकाउंट ओनरशिप की बात करें तो साल 2021 के अंदर इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो हमारी दुनिया भर की एडल्ट पॉपुलेशन है उनके पास में एक टाइम पर लगभग 50% पॉपुलेशन के पास में ये अकाउंट हुआ करता था, लेकिन करंट टाइम पर ये 76% हो चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास में बैंक अकाउंट अभी करंट टाइम पे आ चुका है। ठीक है, अब बैंक अकाउंट आ चुका है तो यानी कि फॉर्मल बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो दुनिया भर में जितनी भी पॉपुलेशन है जो बिना किसी फॉर्मल बैंकिंग के हैं, जो कि मतलब बिना किसी बैंकिंग के काम किया जा रहा है, तो आप देख पाओगे बहुत बड़ी मात्रा में जो पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना की देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखोगे विमेंस जो हैं, महिलाएं खासकर, उनको फॉर्मल बैंकिंग से थोड़ा सा मतलब वो दूर ही देखने को मिलेंगी। वो फॉर्मल बैंकिंग के ज़्यादा फ़ायदे उनके पास में देखने को मिलेंगे नहीं। क्यों? अब अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्मल बैंकिंग करते हो, बैंकिंग की सारी सर्विसेज देते हो, तो इसमें क्या होता है, आपको एक ऑफिशियल फॉर्म भरना होता है, प्लस यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, जो कि यहाँ पे विमेंस के पास में, ज़्यादातर विमेंस के पास में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वजह से फॉर्मल बैंकिंग जो है उससे कहीं ज़्यादा दूर आज के टाइम पर विमेंस देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में और क्या मेंशन किया जाता है? और मेंशन यहाँ पर ही किया जाता है कि आप देखोगे कि लगभग 74% के आसपास जो मेन हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में, तो वो बेसिकली आज के टाइम पर फॉर्मल बैंकिंग की तरफ देखने को मिलेंगे। यानी कि फॉर्मल बैंकिंग जो है वो मतलब इसके अंदर जो इंसान है, खासकर जो आदमी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो विमेंस आपको देखने को मिलेंगी, विमेंस थोड़ी सी पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू द मैन। ये यहाँ पर बताया गया। ये बात हो गई फॉर्मल बैंकिंग की। अब बात करते हैं अनबैंकिंग की। तो अनबैंकिंग की क्या सिचुएशन है?
अनबैंकिंग का मतलब यहाँ पर यह है किसी के पास में बैंक ना होना, उसके पास में पैसा नहीं है, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके पास में बैंक अकाउंट नहीं है। तो दुनिया भर में 24% के आसपास एडल्ट्स हैं अभी भी जो कि अनबैंक्ड है, जिनके पास में बैंक नहीं है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। ठीक है ना, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझ लिया अच्छे से। जिनके पास में प्रॉपर कोई अकाउंट नहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, या कोई भी यहाँ पर सर्विसेज, ये इस प्रकार की ट्रांजैक्शन सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो लोग हैं ये अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया के अंदर में, वो बताया जा रहा है। आगे आते हैं। अब बताया गया कोविड-19 और डिजिटल पेमेंट का एक रिलेशन। देखो कोविड-19 के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल पेमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, जो खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। 2021 में हमने देखा 18% जो एडल्ट्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो बिल्स हैं वो डायरेक्टली अपने अकाउंट से पे कर रहे हैं। जो ऑनलाइन पेमेंट है वो पहली बार हमने देखा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है, ऐसा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने मेंशन किया। फिर यहाँ पे बोला गया कि फाइनेंशियल हेल्पर्स का, फाइनेंशियल जो प्रोवाइडर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी सरकार, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स, इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद करी है फाइनेंशियल एक्सेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो डिजिटली वे में जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह हैं वो हमारी इंक्रीज़ हुई हैं साल 2021 में। अब इस रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशन भी हैं, ये तो सारी चीज़ें रिपोर्ट ने बता दी। अब इस रिपोर्ट का सबसे पहला रिकमेंडेशन और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि भाई जेंडर गैप अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग बात करो मोबाइल एक्सेस के मामले में, तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारी वेमेन ऐसी हैं जिनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, और बहुत सारे आपको मतलब वेमेन देखने को मिलेंगे मोबाइल फ़ोन नहीं है, बहुत सारे मेन हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी हैं। तो बीच में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस गैप को हमें कम करना होगा अगर हमें इस ऑनलाइन पेमेंट में एक और ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हासिल करनी है। तो साथ ही साथ मेंशन किया जाता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, खासकर वेमेन हैं, पुअर लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके पास में फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उनके पास भी यह सारी चीज़ें पहुँचेंगी, उनके पास में भी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज पहुँचेंगी। उसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज़ वगैरह लेकर आनी चाहिए ताकि लोगों के पास में, लोगों को हम लोग एजुकेट कर सकें, एक जागरूकता फैला सकें। ठीक है ना, तो ये सारी बातें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर बताई गई। ये रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तो इंडिया अभी भी कुछ ऐसे देश में है जहाँ पर बैंकिंग के अंदर अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। खासकर आप कह सकते हो कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनके पास में बैंकिंग का एक्सेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया भी अभी इसी स्टेज में जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज थोड़ी सी कम देखने को मिल रही हैं। उसके पीछे के कारण मैंने आपको बता दिए, तो ये कदम उठाने होंगे तब जाके हम लोग इन बैंकिंग सर्विसेज को ठीक कर पाएंगे। फिर अगला एडिटोरियल बात करता है किस चीज़ के बारे में, रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर के बारे में। तो एक अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई जाती हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अभी यहाँ पे हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया है, इसको देखा है। एजुकेशन स्टैंडर्ड, एक्रीडिटेशन प्रोसेस क्या है, रिसर्च, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रिव्यू किया। इस रिव्यू को देखते देखते यहाँ पे आप कह सकते हो एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, और रिपोर्ट क्या बोलती है हमारे एजुकेशन सेक्टर के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है खासकर हायर एजुकेशन के बारे में, कॉलेजेस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में बताया गया जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मतलब हाँ, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उन्होंने यहाँ पे कमेटी को इन्फॉर्म किया कि लगभग 30% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और 20% जो कॉलेज हैं वो एक्रीडेशन सिस्टम के अंदर हैं। एक्रीडेशन सिस्टम क्या होता है, जिनको एक मान्यता मिली हुई होती है। ठीक है ना, एक्रीडेशन मतलब एक एक्सेप्टेंस, एक मान्यता। तो अभी आप देखोगे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बहुत कम है जिनको एक प्रॉपर मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना, ये यहाँ पे बोला ये जाता है 50,000 कॉलेजेस में से 9,000 से भी कम जो कॉलेज हैं वो यहाँ पर एक्रेडिटेड हैं, उनको यहाँ पे एक मान्यता प्राप्त है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पे पैसों का खेल चलाया जा रहा है। वो लोग पैसा कमाने लगे पड़े हैं। उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन मतलब अपनी जो आप कह सकते हो ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह लॉन्च कर दिए, वहाँ से पैसा कमाने में लगे पड़े हैं। बहुत सारे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आज के टाइम पर क्या कर रही हैं,
आप कह सकते हो कि उनके यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, लगातार कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी यहाँ पे लगातार चीटिंग हो रही है, तो इस प्रकार के केसेस भी निकल कर आ रहे हैं। तो रिपोर्ट ने ये बताया कि हमारा हायर एजुकेशन सेक्टर काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट ने मेंशन किया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि करेंट टाइम पे बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो एक्रीडेशन सिस्टम है, मतलब उनको जो एक्रीडेशन है वो बहुत कम प्राप्त है। तो ऐसे स्कूल कॉलेजेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो एक्रीडेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्रीडेशन बेसिकली एक फॉर्मल तरीका से आप कह सकते हो एक वेरिफिकेशन आपको मिलता है, एक मान्यता आपको मिलती है आपके क्वालिटी के बेसिस के ऊपर। आपकी टेस्टिंग वगैरह करने के बाद में आपको क्वालिटी के बेसिस के ऊपर एक मान्यता दी जाती है। एक्रीडेशन से आपकी जो क्वालिटी है और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि आपकी प्रॉपर टेस्टिंग इंस्पेक्शन के बाद में ही आपको वो एक्रीडेशन एक मान्यता दी जाएगी। अब ये एक्रीडेशन जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, फूड, हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक एरियाज़ के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक्रीडिशन को देने के लिए हमारे पास में अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे कि एक बॉडी है नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। अब होता क्या है, प्रेजेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो नैक जो है एक ऑटोनमस बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में आती है और इसका हेडक्वार्टर आपको बैंगलोर के अंदर देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर इवैल्यूएट किया है हायर एजुकेशन सिस्टम को। हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं ये, और उसके बाद यहाँ पे ये मान्यता देती है। मतलब मान्यता कब दी जाएगी, तो ये बॉडी भी एक्रीडेशन, यहाँ पे एक्रीडेशन प्रोवाइड करवाती है। एक्रीडिटेशन बोलेंगे हम इसको, एक्रीडिएशन, तो ये प्रोवाइड करवाती है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, हायर एजुकेशन को ये मान्यता कब दी जाएगी, जब वहाँ पर उसके यहाँ पर एक टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें किस लेवल पर हैं वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के बेसिस पर यहाँ पे उसको ग्रेड दिया जाता है A++ से लेकर C तक। लेकिन मान लो एक इंस्टीट्यूशन को मान लो ग्रेड D मिल जाता है, तो इसका मतलब वो एक्रेडिटेड नहीं है, उसको यहाँ पर कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। और यहाँ पे जो भी NAC जो है एक्रेडिशन जो देता है, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त होती है, तो वो 5 साल तक वैलिड रहती है, आपको ध्यान रखना है। बाकी एक्रेडिशन के मामले में हमारे पास में एक इंटरनेशनल बॉडी भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम। ये जो इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम है, ये बेसिकली आप कह सकते हो एक वर्ल्ड एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ये भी एक तरीके से काम करते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को ये एक्सेप्टेंस दिया जा सके। इंडिया भी यहाँ पर इसका मेंबर है, ध्यान रखना इसके बारे में, ये एक अलग से पॉइंट था। तो ये कमेटी ने बताया कि भैया हायर एजुकेशन सिस्टम इतनी बुरी तरह से सफ़र कर रहा है क्योंकि यहाँ पर उनके पास में जो एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, चीटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, या फिर आप कह सकते हो पेपर लीक्स वगैरह वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं वो यहाँ पे बताए गए। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स NAAC या फिर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उन मतलब प्रॉब्लम को आप कह सकते हो एनालाइज़ किया जाए। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो एक्सेप्टेंस है, मान्यता ये दी जाए, और जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत है उनको एनालाइज़ किया जाए, उनके ऊपर काम किया जाए, ऐसे यहाँ पर इस कमेटी ने बताया। दूसरा, कमेटी ने मेंशन किया फंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। मतलब कमेटी ने ये बोला कि भाई आप जो फंडिंग है उसको इंकरेज करो, फंडिंग को बढ़ाओ। इन्होंने सजेस्ट किया कि जो डोनेशन आएगा इंडिविजुअल्स की साइड से, एलुमनी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो डोनेशन देते हैं, उस डोनेशन के ऊपर 100% टैक्स मतलब काटा जाएगा। वो एक तरीके से 100% टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे बोला भी गया है कि फंडिंग को मतलब कि आप कह सकते हो कि फंडिंग को और इंकरेज करने के लिए, सॉरी काटा जा रहा हूँ मैंने काटा जाना बोल दिया, इसको हम लोग बोलेंगे डिडक्टेबल, मतलब छूट देना। तो मतलब फंडिंग को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, फंडिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस कमेटी ने ये बोला कि भैया जो फंडिंग के ऊपर टैक्सिंग वगैरह की जाती है उसके ऊपर छूट दी जाएगी, टैक्स वगैरह नहीं काटा जाएगा, तो जाके हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम थोड़े से और इम्प्रूव हो सकते हैं। बाकी डिजिटल जो कोर्स आप लोग बेच रहे हो उसको लेकर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आना चाहिए। यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि देखो बिल्कुल एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आओ ताकि हम लोग कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि करेंट टाइम पे बहुत सारे जो स्कूल्स, बहुत सारे जो कॉलेजेस वगैरह हैं ये यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे उसके ऊपर ज़्यादा वर्क किया नहीं जा रहा है। एक अच्छा तरीका नहीं है वो स्टार्ट करने का, उसमें ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस करी हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर एट द लास्ट मेंशन किया गया एजुकेशन सेक्टर के लिए इंडिया के क्या क्या और इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं।
एजुकेशन सेक्टर के लिए और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि भारत ने उठाए हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ये तो आपको पता ही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम 2020 में लेकर आए थे। इसका एम यह है कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहिए। एजुकेशन को लेकर काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर किए गए थे। इससे पहले देखो ये 2020 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी आई है, इससे पहले 2 बार और एजुकेशन पॉलिसी आई थी। वो कब कब आई थी? तो एक आई थी 1968 में और दूसरी आई थी 1986 में। 68 को ही उल्टा कर देना, 86 कर देना। बाकी यहाँ पर एक दूसरा स्टेप उठाया गया है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो है मार्गदर्शन। ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है जिसको यहाँ पे मान्यता प्राप्त है, टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे उनको एक तरीके से और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो मार्गदर्शन इनिशिएटिव ये लेकर आया गया था। तो ये बेसिकली सिर्फ इनिशिएटिव के नाम ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनिशिएटिव को लेकर कि हाँ एजुकेशन के लिए क्या क्या काम किया गया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की देखने को मिलती है, जहाँ पे चर्चा की गई है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। दिक्कत क्या है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कि आज के टाइम पर जिनको मान्यता प्राप्त है, वो एक्रेडिटेशन सिस्टम के अंदर में आते हैं। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन कवर करवा दी गई है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर कर लिया है, कुछ एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स कवर कर लिए हैं। मंडे से मैं आपके लिए कुछ और भी प्रीलिम्स जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी इस पर्टिकुलर एनालिसिस के अंदर ऐड करने वाला हूँ, जिससे आपको और बहुत बेनिफिट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और भी बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।